क्या आपने कभी नोटिस किया है, चाहे हम यूनिवर्स को कितना भी गहराई से स्टडी कर लें, के ऐसी थ्योरी है जो हमेशा यूएसके ओरिजिन के बारे में हमारी समझ पर हावी रहती है, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन की कहानी का सिर्फ के छोटा सा हिस्सा हो? क्या हो अगर जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं यूएसके पीछे के आईना जैसा काउंटर पार्ट हो, के साथ ही यूनिवर्स जहां समय उल्टा बहता हो? सोचिए, यूनिवर्स के अकेला इवेंट नहीं है, बल्कि दो ऐसी यूनिवर्सेस से बना है जो के दूसरे की आईना तस्वीर हैं। एक ही पल में यही दोनों यूनिवर्सेस के साथ पैदा हुए, लेकिन उनके समय की दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स में समय आगे बढ़ता है, क्या एक दूसरा यूनिवर्स भी पीछे की तरफ बह रहा है, हमारी दुनिया की एक की उल्टी छाप लिए हुए? यह हाइपोथेसिस ट्रेडिशनल कॉस्मिक मॉडल को चैलेंज करती है, लेकिन इसकी सरलता शायद हमें उन सवालों के जवाब दे सकती है जो साइंटिस्ट को सालों से परेशान कर रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्स के बड़े स्केल पर इतना यूनिफॉर्म क्यों है, समय हमेशा की ही दिशा में क्यों बहता लगता है? शायद इस आयना छावी का अस्तित्व डार्क मैटर के रहस्य को सुलझाने की आखिरी कार्य भी हो सकता है। सोचिए, यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ बिग बैंग नहीं था। वो असल में एक सीमा थी कि दहलीज जो दो सिमेट्रिकल यूनिवर्सेस को अलग करती थे। जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वहाँ हम पार्टिकल्स हमारे जाने पहचाने फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को चलाते हुए। लेकिन दूसरे यूनिवर्स में सारे फिजिकल लॉज उल्टे हैं। यह साइफाई जैसी हाइपोथेसिस बिना किसी आधार के नहीं है। इसकी जड़ें फिजिक्स के EKAHM सिद्धांत में हैं, CPT सिमेट्री। इस सिद्धांत के अनुसार पार्टिकल्स चार्ज C पैरिटी, P स्पेशल इन्वर्जन और टाइम T के आईने के नीचे सिमेट्री दिखाते हैं। सिमेट्री का मतलब है कि हर पार्टिकल का अपना के आईना वर्जन होता है। अगर ये थ्योरी सही है तो यह हमें डार्क मैटर के रहस्य का जवाब दे सकती है। इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट्स नॉर्थ ईस्ट मिल्की वे में ग्रेविटेशनल पैटर्न्स और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में मामूली फ़र्कों का अध्ययन किया है। असल में इस सब की शुरुआत 1980s के शुरुआती दौर में हुई। इस वक्त साइंटिस्ट ने की बिल्कुल नई थ्योरी प्रपोज की, कॉस्मोलॉजी के दो ऐसे मुख्य मसलों का जवाब देने के लिए जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहे थे, होराइजन प्रॉब्लम और फ्लैटनेस प्रॉब्लम। पहले सोचिए कि यूनिवर्स के अनंत खाली जगह नहीं है, बल्कि के फैलते हुए गुब्बारे जैसा है। यह गुब्बारे शुरुआती यूनिवर्स में बहुत छोटा था, आज जितना बड़ा बिल्कुल नहीं, लेकिन अपने फैलने के प्रोसेस में उसने एक हैरान करने वाली एकरूपता बनाए रखी। यह अनुमान के सवाल उठाता है कि यूनिवर्स के वो हिस्से जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, इतने के जैसे दिखते हैं। यही होराइजन प्रॉब्लम का मूल है। जब हम यूनिवर्स के दो अलग अलग छोर पर पार्टिकल्स को देखते हैं तो उनका टेम्परेचर और स्ट्रक्चर लगभग के जैसा होता है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के अनुसार वो किसी भी तरह से इंटरैक्ट या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते था। इस दुविधा को सुलझाने के लिए 1981 में साइंटिस्ट ने इन्फ्लेशन की थ्योरी प्रपोज की। यह थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के तुरंत बाद के बेहद छोटे से समय में यूनिवर्स ने के एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन फेज का अनुभव किया। यूनिवर्स के फैलने की स्पीड इतनी तेज थी कि जो इलाके पहले के दूसरे के संपर्क में था वो तुरंत दूर हो गए और आखिरकार वो यूनिफॉर्म यूनिवर्स बना जो हम आज देखते हैं। इस तरह इन्फ्लेशन थियरी ने न सिर्फ होराइजन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, बल्कि यूनिवर्स के फ्लैटनेस का जवाब भी दिया। अब फ्लैट हमें इस पर ध्यान देना होगा कि इन्फ्लेशन यूनिवर्स के फ्लैटनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार यूनिवर्स की ज्योमेट्री USKI मैटर डेंसिटी से जुड़ी हुई है। अगर यूनिवर्स की डेंसिटी बिल्कुल के ऐसी क्रिटिकल वैल्यू पर है तो USKA स्पेशल स्ट्रक्चर वैसा ही फ्लैट होगा जैसा हम जानते हैं। और इन्फ्लेशन थ्योरी स्पेस टाइम को ही खींचकर शुरुआती स्टेट की हर तरह की कर्वेचर को ख़त्म कर देती है, जिससे यूनिवर्स के बारे स्केल पर लगभग बिल्कुल फ्लैट दिखता है। और भी हैरान करने वाली बात, इन्फ्लेशन के प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स में छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस, वो सब एटॉमिक स्केल पर लगभग अदृश्य लहरें, तेज़ी से कॉस्मिक स्केल तक खींच गए। ये मामूली बादल पूरे यूनिवर्स में फैल गए और समय के साथ धीरे धीरे गैलेक्सी, स्टार्स और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ बन गए, हम आज देखते हैं। यानी ये लगभग अदृश्य डिस्टर्बेंसेस असल में यूनिवर्स के सारे स्ट्रक्चर्स की नींव बन गए। जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन ख़त्म हो गया तो यह शुरुआती डेंसिटी डिफरेंसेस ने कॉस्मोस पर की गहरी छाप छोड़नी शुरू कर दी। ज़्यादा डेंसिटी वाले इलाकों ने ग्रेविटी के ज़रिए और ज़्यादा मैटर को आकर्षित किया, धीरे धीरे कम डेंसिटी वाले इलाकों से के साफ अंतर बनाते हुए। समय के साथ ये हाई डेंसिटी इलाके आखिरकार उन स्ट्रक्चर्स में बदल गए जो हम आज देखते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स और गैलेक्सी क्लस्टर्स।
इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में अमूल सुराग छोड़े हैं। बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद CMB पहली बार दिखा, जो हमारे लिए सबसे पुरानी रोशनी बन गया जिसे हम देख सकते हैं। ये यूनिवर्स की जवानी का EK स्नैपशॉट है जो उस वक्त के यूनिवर्स की स्थिति को रिकॉर्ड करता है। अस डावर मेन फोटॉन्स और मैटर EK दूसरे से जुड़ी हुई EK गर्म गाना प्लाज्मा बने हुआ। लेकिन जैसे यूनिवर्स फैला और ठंडा हुआ, फोटॉन्स मैटर से अलग हो गए और स्पेस में आज़ादी से सफ़र करने लगे। इन फोटॉन्स द्वारा लाए गए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पैटर्न्स EK स्थायी छप बन गए जो AHM पल में यूनिवर्स के मैटर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। इस कॉस्मिक स्नैपशॉट के जरिए हम देख सकते हैं कि कुछ फोटॉन्स थोड़े ठंडे लगते हैं जबकि कुछ थोड़े गर्म। यह फ़र्क यूनिवर्स के अलग अलग इलाकों की डेंसिटी से सीधे जुड़े हुए हैं। जब फोटॉन्स EK ज़्यादा डेंसिटी वाले इलाके से निकलते हैं तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इससे यह फोटॉन्स EK ऑब्जर्वर तक पहुंचने पर कम डेंसिटी वाले इलाकों से आए फोटॉन से ठंडे होते हैं। इस फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं और यह CMB के टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का मूल कारण है। यह टेम्परेचर वेरिएशंस न सिर्फ अर्ली यूनिवर्स के डेंसिटी डिफरेंसेस को दिखाते हैं बल्कि इस वक्त के यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का भी एक खाका पेश करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्लैंक सैटेलाइट जो 2009 में लॉन्च हुआ, इस प्रोसेस के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया। प्लैंक सैटेलाइट ने CMB को EK अनोखी प्रिसिजन के साथ मापा, जिससे इन शुरुआती बेजों की डिटेल्ड स्ट्रक्चर सामने आई। इस डेटा के एनालिसिस से साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि CMB के पैटर्न्स इन्फ्लेशन थ्योरी के प्रेडिक्शंस के साथ बेहद मेल खाते हैं। इस नतीजे ने इन्फ्लेशन मॉडल की वैलिडिटी को मजबूत समर्थन दिया और इन्फ्लेशन को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का EK आधार बना दिया। लेकिन भले ही इन्फ्लेशन थ्योरी यूनिवर्स के तेज़ एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए EK विश्वसनीय फ्रेमवर्क प्रदान करती है, अभी भी कुछ बड़े अनसुलझे मसले हैं। उनमें से एक है फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन को उस तरह से काम करने के लिए, जैसा हम देखते हैं, कुछ शुरुआती शर्तों को बेहद ऐसी प्रिसिजन के साथ सेट करना पड़ता है जैसे EK बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन को कैलिब्रेट करना हो। छोटी सी भी गड़बड़ी उम्मीद के मुताबिक काम करने से रोक देगी। इससे यह सवाल उठता है, यूनिवर्स अपने JANM के समय इतना परफेक्ट कैसे था? यह शुरुआती शर्तें इन इन्फ्लेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। छोटी सी भी गड़बड़ इन्फ्लेशन प्रोसेस को रोक सकती है, जिससे यूनिवर्स फ्लैट स्मूथ स्टेट तक नहीं ये हंच पाएगा जो हम आज देखते हैं। इसके जवाब में कुछ थियरिस्ट ने यह सवाल उठाया है कि क्या इस फाइन ट्यूनिंग फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई गहरा कारण है या इन्फ्लेशन थियरी सिर्फ एक अधूरा जवाब है, और क्या ऐसी ऑल्टरनेटिव थियरीज हैं जिन्हें कम शुरुआती शर्तों की ज़रूरत हो। इन्फ्लेशन थियरी के सामने EK और बड़ा चैलेंज है कि यूज पार्टिकल फिजिक्स के साथ कैसे मिलाया जाए। थियरी में अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को और गहराई से समझ पाएं तो शायद हम इन्फ्लेशन के पीछे का मैकेनिज्म के HOL सकें। सुपरसिमेट्री सूसी पार्टिकल फिजिक्स में EK कंसेप्ट है जो स्टैंडर्ड मॉडल के फ्रेमवर्क से आगे जाता है। सुपरसिमेट्री यह अनुमान लगाती है कि हर नॉन पार्टिकल का EK करस्पॉन्डिंग सुपर पार्टनर होता है, EK भारी वर्जन। अगर ये थियरी सही है तो ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकती है और यह ताकि डार्क मैटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद कर सकती है, साथ ही इन्फ्लेशन के लिए ज़रूरी हाई एनर्जी कंडीशंस को भी सपोर्ट कर सकती है। हानिकारक कमेटी इस मामले में CERN में अटलास कोलैबोरेशन रिसर्च में सबसे आगे है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC का इस्तेमाल करके अटलास टीम अलग अलग सुपर पार्टनर पार्टिकल्स को ढूंढ रही है, खास तौर पर चार्ज्ड और न्यूट्रल पार्टिकल्स। वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो शायद डार्क मैटर के रहस्य को आखिरकार सुलझाने की चाबी हो सकते हैं। डार्क मैटर भले यूनिवर्स के मास का ज़्यादातर हिस्सा बनाता है, लेकिन यूज़ कभी सीधे ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। लेकिन ज़्यादा एडवांस्ड मेथड्स और हायर एनर्जी कलीजन्स का इस्तेमाल करने के बावजूद हमें अब तक इन पार्टिकल्स का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन अभी के लिए सुपरसिमेट्री EK पोटेंशियल लेकिन अनसाबित थियरी बनी हुई है। उसका कॉस्मोलॉजी पर गहरा प्रभाव अभी भी वेरीफाई किया जाना बाकी है। सदियों से फिजिसिस्ट EK ऐसी यूनिफाइड थियरी की तलाश में है जो सारे पार्टिकल्स और फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सके। इसे तथाकथित थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। इस खोज का शुरुआती पॉइंट आइंस्टाइन के आखिरी सालों में मिलता है, जब उन्होंने ग्रेविटी को दूसरे नॉन फोर्सेस के साथ जोड़ने में खुद को समर्पित कर दिया था। दशकों बाद हॉकिंग ने इस खोज की मशाल उठाई, ये अनुमान लगाते हुए कि जवाब शायद एक क्रांतिकारी नए कॉन्सेप्ट में छिपा हो, M थियरी।
एम थ्योरी थ्योरेटिकल फिजिक्स के सबसे एम्बिशियस आइडियाज़ में से एक ये है। ये प्रपोज करती है कि यूनिवर्स ट्रेडिशनल फिजिक्स के पॉइंट पार्टिकल्स से नहीं बल्कि बेहद छोटे वाइब्रेट करते हुए स्ट्रिंग से बना है। और भी महत्वपूर्ण, यह स्ट्रिंग सिर्फ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है। हर स्ट्रिंग की वाइब्रेशन ई के फंडामेंटल पार्टिकल के अनुरूप है। एक तरह की वाइब्रेशन शायद ई के इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखे, जबकि दूसरी ई के फोटोन पैदा कर सकती है। एम थ्योरी का ई के मुख्य आकर्षण यूएस के आई ग्रेविटी को मैथमेटिकली कंसिस्टेंट तरीके से डिस्क्राइब करने की क्षमता है। यह पुराने मॉडल से काफ़ी अलग है, जो अक्सर क्वांटम स्केल पर ग्रेविटी से डील करते वक्त बेमानी इन्फिनिटीज देते द बर्स। एम थ्योरी ग्रेविटी को स्पेसिफिक स्ट्रिंग वाइब्रेशंस के जरिए शामिल करती है। इस तरह ई के हाइपोथेटिकल पार्टिकल ग्रेविटन इंट्रोड्यूस करती है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के पार्टिकल से अलग एम थ्योरी में ग्रेविटन क्वांटम रूल्स फॉलो करता है और माइक्रोस्केल पर तोड़ता नहीं है। लेकिन एम थ्योरी हमसे यह मांगती है कि हम स्पेस के बारे में अपनी समझ को पूरी तरह से विस्तारित करें। हम जिस 3 डायमेंशनल स्पेस के आदी हैं, यूज ई के ऐसे यूनिवर्स से रिप्लेस किया जाता है जिसमें 11 डायमेंशंस हैं, 10 स्पेशल डायमेंशंस और ई के टाइम डायमेंशन। इस थ्योरी के अनुसार इनमें से कुछ डायमेंशंस कंपैक्टिफाइड हो सकती हैं, बेहद छोटी और मुदी हुई, इस तरह कि वो रोज़मर्रा के स्केल्स पर बिल्कुल अदृश्य हैं। यह छिपे हुए डायमेंशंस पार्टिकल्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित कर सकते हैं, यह समझाते हुए कि फिजिकल लॉज अस रूप में क्यों दिखते हैं जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इस सब का ई के मिरर यूनिवर्स से क्या लेना देना है? एम थ्योरी ई के ऐसा फ्रेमवर्क प्रदान करती है जो बताता है कि मल्टीपल डायमेंशंस और यहाँ तक कि मल्टीपल यूनिवर्सेस का अस्तित्व न सिर्फ मुमकिन है बल्कि उम्मीद की जाती है। यह खास तौर पर ई के मिरर यूनिवर्स को कंसिडर करते वक्त हैरान करने वाला है। एम थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स शायद अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ई के हायर डिमेंशनल स्पेस में ई के ब्राने के रूप में दूसरे ब्रानेज या यूनिवर्सेस के पैरेलल। इस मॉडल में यूनिवर्सेस शायद जोर्डन में एग्जिस्ट करते हैं, ई के हायर डिमेंशनल स्पेस में सिमेट्रिकली अपोज्ड। एक मिरर यूनिवर्स शायद ई के पैरेलल ब्राने हो जिसका रिवर्स कन्फिगरेशन हो, जहां समय जैसे फंडामेंटल एस्पेक्ट शायद पीछे की तरफ बहते हों। क्योंकि एम थ्योरी हायर डिमेंशंस की इजाज़त देती है, यह इन यूनिवर्सेस के बीच इंटरैक्शंस की ई के संभावना प्रदान करती है। वो शायद ऑब्जर्वेबल फिजिकल लॉज या फिनोमेना को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन या समय का बहाव सटल इंटरैक्शंस के जरिए। एक्स्ट्रा डायमेंशंस और सिमेट्री के सिद्धांतों को इंट्रोड्यूस करके एम थ्योरी ई के मिरर यूनिवर्स के नेचुरल इमर्जेंस के लिए ई के थियोरेटिकल आधार प्रदान करती है। ये कॉन्सेप्ट मिरर यूनिवर्स हाइपोथेसिस से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह बताता है कि ई के मिरर यूनिवर्स शायद एम थ्योरी द्वारा प्रपोज किए गए फंडामेंटल सिमेट्रीज और हायर डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता हो। खास तौर पर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के बीच की सिमेट्री शायद ई के कॉस्मिक स्केल पर रिफ्लेक्ट हो, जिससे ई के यूनिवर्स दूसरे का टाइम रिवर्स्ड मिरर इमेज बन जाए। हॉकिंग के लिए एम थ्योरी की मल्टीपल यूनिवर्सेस को एक्सप्लेन करने की क्षमता, जिसमें ई के मिरर यूनिवर्स की पोटेंशियल एग्जिस्टेंस भी शामिल है, हाई USKIE के कंप्लीट मॉडल ऑफ रियलिटी के रूप में अपील थी। उसने ई के मिरर यूनिवर्स के अस्तित्व के लिए ई के थियोरेटिकल आधार प्रदान किया और ई के ऐसी वाइबल फ्रेमवर्क जिससे यह एक्सप्लोर किया जा सके कि यह यूनिवर्सेस हमारे अपने से कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो आखिर ई के मिरर यूनिवर्स हैं क्या? मिरर यूनिवर्स हाइपोथेसिस ई के रैडिकल अल्टरनेटिव प्रपोज करती है जो ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन मॉडल को चैलेंज करती है। उसका मुख्य आइडिया यह है, सोचिए कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद ई के वायलेंट एक्सपेंशन से नहीं गुजरा, बल्कि दो यूनिवर्सेस ई के साथ पैदा हुए, एक के समय में आगे बढ़ता हुआ, दूसरे समय में पीछे बहता हुआ। इस मॉडल में कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्स का समय हमारे सापेक्ष पीछे बहता है। इस तरह हमारा यूनिवर्स की हिस्ट्री का आईना छवि बनाता है। यह आइडिया फिजिक्स के ई के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, CPT सिमेट्री। CPT सिमेट्री का मतलब है कि हर पार्टिकल और हर प्रोसेस के लिए ई के डुअल होता है जिसका चार्ज C, पैरिटी P और टाइम T उल्टा होता है, जो हमारे यूनिवर्स की आईना छवि बनाता है। अगर यह हाइपोथेसिस सही है तो मिरर यूनिवर्स एंटी मैटर से बना होगा, ऑल बैटर से नहीं, और रिवर्स टाइम में अनफोल्ड होगा हमारे यूनिवर्स के आगे बढ़ने के साथ ई के बैलेंस बनाते हुए। एंटी मैटर इस कॉन्सेप्ट का मुख्य है। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को लीजिए, जैसे इन मैटर पार्टिकल्स का हर ई के एंटी पार्टिकल होता है जिसका मास वही होता है लेकिन चार्ज उल्टा। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को नाश कर देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। फिजिसिस्ट के अनुमानन के अनुसार बिग बैंग के समय मैटर
और एंटी मैटर लगभग बराबर मात्रा में बने चाहिए था। लेकिन आज का यूनिवर्स लगभग पूरी तरह से मैटर से बना है। मिरर यूनिवर्स हाइपोथेसिस इस रहस्य का ई की एक्सप्लेनेशन प्रदान कर सकती है। अगर एंटी मैटर से बना ई के मिरर यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स के साथ ही बना था, तो जो एसिमेट्री हम अपने यूनिवर्स और मिरर यूनिवर्स के बीच देखते हैं वो शायद इसलिए है क्योंकि हमारे यूनिवर्स के PAASUS के ई आयना छवि के सापेक्ष अनोखे घन है। एक मिरर यूनिवर्स का कंसेप्ट स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन मॉडल द्वारा उठाए गए फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ई के नया नज़ारिया भी प्रदान करता है। बिग बैंग की कंडीशंस जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर और एक्सपेंशन रेट को ऐसी प्रिसिजन के साथ ट्यून करना पड़ता है कि हमारे जैसा यूनिवर्स बन सके। अगर हमारा यूनिवर्स ई के मिरर यूनिवर्स के साथ जोड़ा गया है तो यह सिमेट्री शायद नेचुरल रूप से स्टेबल कंडीशंस पैदा कर सकती है। इस तरह ऐसी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बिग बैंग को दो यूनिवर्सेस के बीच ई के आने के रूप में देखते हैं तो हमें ई के ऑल्टरनेटिव मॉडल मिलता है जो जाने पहचाने फिजिक्स के नियमों के अनुकूल है और मौजूदा कॉस्मोलॉजी के रहस्यों का ई के एक्सप्लेनेशन भी प्रदान करता है, हमारी कल्पना को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से परिविस्तारित करते हुए।